गुड मॉर्निंग बच्चा। तो क्लास 10th का हम लोग जनन चैप्टर पढ़ रहे थे और उस जनन चैप्टर में पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। जनन की परिभाषा को भी अच्छी तरीके से समझ लिया था और जनन के दोनों प्रकार के बारे में भी अच्छी प्रकार से हम लोगों ने जान लिया था। तो जनन के जो दो प्रकार थे, पहला था लैंगिक जनन और दूसरा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हम लोगों ने किसे कहा था? जिसमें केवल एक जीव की जरूरत होती है या एक जन की जरूरत होती है और एक जनक अगर एकल जनक जीव को संतति को उत्पन्न कर रहे हैं तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता था। और वहीं दो जीव मिलकर अगर किसी संतति को उत्पन्न कर रहे हैं तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता था। इतना सा बात हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लैंगिक जनन की कितनी विधियां होती है, सॉरी अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती है। तो पिछले क्लास में हम लोग आप लोगों को बताया था कि अलैंगिक जनन की जो मुख्यतः होती है वो 6 विधियां होती है। उन 6 विधियों के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली विधि। देखिए पहली विधि, चलिए बच्चा लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली विधि। पहली विधि जिसका है विखंडन। पहली विधि का नाम क्या है? तो पहली विधि का नाम है विखंडन। तो आइए आज हम लोग जानते हैं विखंडन क्या होता है। देखिए इसके नाम में ही है खंडन। इसके नाम में आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है खंडन। अब ये खंडन का तात्पर्य होता है, खंडन का मतलब होता है अलग अलग होना, टूटना। खंडन का तात्पर्य क्या है? कि अलग अलग होकर के टूटना। अब ये जो खंडन है बच्चा लोग, देखिए यहाँ पर ये खंडन क्या होता है, यानी कि अगर हम बोलेंगे कोई भी ऐसे एक कोशिकीय जीव जो खंडित होकर के एक से नई जीव का उत्पन्न करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो विखंडन कहलाता है। यहाँ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। अगर इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये फिगर आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। इसे कहते हैं अमीबा। ये क्या है? एक अमीबा है, जैसे कि पिछले क्लास में भी हम लोग इसके बारे में देखे थे। तो अमीबा एक जलीय प्राणी है और वो कहाँ रहता है? तो अमीबा जल में रहता है। अब अमीबा जल में रहता है तो जब इसमें द्विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है, ध्यान से समझिएगा, जब इसमें द्विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसके मध्य में सबसे पहले जो केंद्रक है वो विभाजित होता है। सबसे पहले कौन विभाजित होता है? केंद्रक। वेरी गुड। सबसे पहले कौन विभाजित होगा? केंद्रक। तो केंद्रक दो भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो केंद्रक के विभाजन के बाद ही ये आपस में दो कोशिकाएं बनना निर्मित होता है। आपस में फिर क्या बनती है? दो कोशिकाएं बनती है और वो दो कोशिकाएं फिर अलग अलग होकर के क्या करती है? संतति अमीबा या संतान अमीबा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है? विखंडन होता है। चूंकि अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो एक अमीबा था, एक अमीबा से कितना अमीबा बन गया? तो आप कहिएगा कि 1 से 2 बन गया। तो चूंकि यहाँ 1 से 2 बना है तो इसीलिए इस विधि को द्विखंडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस विधि को? तो इस विधि को द्विखंडन बोला जाता है। तो याद रखिएगा अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए अमीबा एक जलीय प्राणी है। जब उसमें विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले विभाजन उसके केंद्रक में होता है। केंद्रक सर्वप्रथम 2 भागों में बंटता है। केंद्रक के बंटने के बाद बाकी कोशिकाएं बंटती है। उसके बाद वो कोशिकाएं क्या होती है? 2 संतति कोशिका का निर्माण करती है। तो इसे हम लोग अमीबा में द्विखंडन कहते हैं। और इसी प्रकार से विखंडन भी होता है, सॉरी बहुखंडन भी होता है। तो आइए एक बार हम बहुखंडन समझाते हैं। एक सेकंड बच्चा लोग, देखिए यहाँ पर, देखिए अच्छी प्रकार से दिख रहा है आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पर द्विखंडन और बहुखंडन। अभी जस्ट हम लोग द्विखंडन के बारे में पढ़े। द्विखंडन क्या था? कि अमीबा था, वो उसके पहले केंद्रक में विभाजन हुआ, इसके पश्चात दोनों केंद्रक अलग हो गया। तो केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका में विभाजन स्टार्ट हुआ। फिर ये कोशिका 2 संतति कोशिका का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो ये था द्विखंडन। क्योंकि एक जीव से 2 जीवों का निर्माण हुआ इसीलिए इसे द्विखंडन कहा गया। उसी प्रकार से अगर हम बहुखंडन का बात करें तो देखिए ये है एक कोशिका,
ये इसका केंद्रक है। तो जिस प्रकार से अमीबा में 1 से 2 बना था केंद्रक, उसी प्रकार से यहाँ आप देखिएगा तो 1 से क्या बन रहा है, ढेर सारा केंद्रक बन रहा है, बहुत सारा केंद्रक बन रहा है इस प्रकार से। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, खंडित तो यहाँ भी हो रहा है, विखंडन की प्रक्रिया तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक भागों में कोशिकाएं बट रही है। तो इसी कारण से इस प्रक्रिया को बहुविखंडन बोला जाता है और इस प्रक्रिया को द्विखंडन बोला जाता है। तो आपको द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर समझ में आ गया होगा। देखिए क्या हुआ कि जब एक एकल जीव 2 भागों में बटता है तो वो द्विखंडन, और वही एकल जीव जब 2 से अधिक भागों में बटता है उसे क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग का यही था ऑर्गेनिज्म में कि विखंडन। तो विखंडन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन, इसके बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि नहीं जाने थे। चलिए तो देखते हैं हम लोग मुकुलन को। तो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन भी अलैंगिक जनन की ही एक प्रक्रिया है। लेकिन मुकुलन में क्या होता है कि जो शरीर है किसी भी जीव का, उसके शरीर से एक उभार जैसी संरचना निकलती है। आपको देखने को मिल रहा हो ये उभार जैसी संरचना, ये जो उभार जैसी संरचना है। तो ये मुकुलन में क्या होता है, सबसे पहले एक उभार जैसी संरचना निकलती है। अब ये धीरे धीरे परिपक्व होती है और परिपक्व होने के बाद ये अपने मातृ कोशिका से अलग होकर के नई कोशिका बना लेती है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जिससे जीव उत्पन्न हो रहा है उसे जनक कोशिका, और जो उत्पन्न जीव होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको संतति कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये है ईस्ट, इसका हम लोग पिछले क्लास में भी जिक्र किए थे। ये है ईस्ट और ये है हाइड्रा। हाइड्रा, देखिए अगर आप हाइड्रा को गौर से देखिएगा तो हाइड्रा भी एक प्राणी है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा उभार देखने को मिला, धीरे धीरे ये उभार जैसी संरचना क्या हो गई, तो धीरे धीरे ये बड़ी हो गई और उसके बाद ये और परिपक्व हुई। परिपक्व होने के बाद देखिए ये जनक शरीर से क्या हो गया, अलग हो गया। तो जनक शरीर से अलग होने के बाद ये क्या बना ली, एक नई संरचना बना ली। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इस प्रक्रिया को मुकुलन बोला जाता है। तो मुकुलन जो मुख्यतः 2 जीवों में होता है उसको आपको याद रखना है। पहला है ईस्ट और दूसरा है हाइड्रा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए यहाँ पर ईस्ट और हाइड्रा, इन दोनों जीवों को देखा जाए तो दोनों के शरीर से उभार जैसी संरचना निकल रही है। वो उभार जैसी संरचना पहले थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर परिपक्व होती है। परिपक्व होने के पश्चात वो क्या होती है, जनक के शरीर से अलग हो जाती है और जनक के शरीर से अलग होने के बाद पुनः क्या होता है, वो नए जीव को बना लेती है। उसके बाद पुनः ये जो संतति कोशिका हो, इसमें भी जनन की प्रक्रिया फिर इसी प्रकार से होगी। तो हमारा मुकुलन भी यहाँ क्या होता है, तो कंप्लीट। लोग नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीजाणु निर्माण। देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए ये बीजाणु निर्माण जो होता है ये होता है फफूंद में। चलिए देखिए बीजाणु निर्माण किस में होता है, तो बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया होती है फफूंद में। तो अब ये जो फफूंद आपको दिख रहा है यानी कि कवक में, कवक जिसको हम बोलते हैं, तो ये कवक जो होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये आपको देखिए इस प्रकार की संरचना एक ऊपर में देखने को दिख रही होगी। अब देखिए ये जो बीजाणु है, ये बीजाणु निर्माण जो ये कवक में होता है। अब आप लोग देखे होंगे कभी भी घर में या रोटी हो गया या ब्रेड हो गया जिसको बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है कवक की। तो कवक आखिरकार आता कहाँ से उससे, तो कवक जो कहीं भी अगर कवक उत्पन्न होता है तो उसकी कोशिकाएं बीजाणु के रूप में हवा में फैल जाती है। हवा में फैल गई और कहीं भी उसको अगर नम चीज मिला, यानी कि जैसे रोटी है या वो मतलब वो बहुत दिन पुराना है, 2-3 दिन पुराना है, ब्रेड बहुत ज्यादा पुराना है, तो उस समय क्या होता है ये नम चीज को ढूंढ के वहां पर चला जाता है और वहां पर जाके अपनी संख्या को बढ़ाना क्या कर देता है, चालू कर देता है। तो इस प्रकार से ये अपने जीवों में क्या करता है, अपनी संतति में वृद्धि करता है, अपनी संतति का निर्माण करता है। तो इसीलिए इसको बीजाणु निर्माण बोलते हैं, यानी कि ये बीजाणु से क्या करता है, नए संतति का निर्माण करता है। तो ये मुख्यतः पाया कहाँ जाता है, अभी बताया आपको, ये मुख्यतः रोटियों पर, ब्रेड पर या नम खाद्य पदार्थ जो मुख्यतः उन सभी पे ये पाए जाते हैं। फिर से समझिए,
इसकी जो कोशिकाएं होगी, इसका जो ये बीजाणु आपको दिख रहा है, ये बीजाणु क्या होगा, ये बीजाणु हवा में समय समय पर फैलते रहते हैं और नम जगह देखते ही ये क्या हो जाता है, चलिए तो देखिए यहाँ पर बीजाणु निर्माण क्या हो गया, आगे समझ में सबको। बीजाणु निर्माण क्या था कि बीजाणु था वो हवा में फैल रहा था और नम जगह देखते हैं वो वहां पर गया और वहां पर पुनः क्या किया, अपनी संतति को बढ़ा करके उसके बाद फिर इससे नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया, यानी अपनी संख्या को बढ़ा दिया। तो इजी था तीनों आप लोगों के लिए। देखिए पहला द्विविखंडन और बहुविखंडन, जो विखंडन के प्रकार थे। दूसरा हम लोग पढ़े मुकुलन के बारे में, जो मुकुलन हाइड्रा में भी हुआ और ईस्ट में भी हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़े बीजाणु निर्माण के बारे में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है पुनर्जनन। क्या है, पुनर्जनन। देखिए पुनर्जनन क्या होता है, ये भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। अगर पुनर्जनन को ध्यान से देखा जाए तो देखिए इसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो शरीर है वो देखिए आपको दिख रहा होगा 3 भागों में बट चुका है। शरीर कट के कितने, एक बार जूम कर देते हैं हम इसको। देखिए देखिए तो इसका शरीर जो है वो कितने भागों में बट चुका है, एक दो तीन भागों में इसका शरीर बट चुका है। और बटने के पश्चात क्या हुआ, इसके मुख वाले भाग से पुनः एक प्लेन एरिया, इसके शरीर वाले भाग से भी प्लेन एरिया और इसके पुच्छ वाले भाग से भी एक प्लेन एरिया का क्या हो गया, निर्माण हो गया। यानी कि इस विधि द्वारा क्या हुआ, उसका शरीर जो अगर कटा तो उसके एक भाग से फिर संपूर्ण पूरे भाग का निर्माण हो गया। तो इस प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। किससे कहा जाता है पुनर्जनन, फिर समझिए। यानी कि कोई जीव है, उसका शरीर कट गया और उसके कटने के पश्चात क्या हुआ, पुनः कटे हुए भाग से संपूर्ण शरीर का निर्माण हो गया। जैसे कि देखिए ये मुख है, देखिए ये इसका मुख वाला भाग है, इस मुख से पूरा प्लेन एरिया फिर से जन्म ले लिया। ये इसका शरीर वाला भाग है, फिर इससे पूरा प्लेन एरिया जन्म ले लिया। और ये है हमारा पुच्छ वाला भाग और इससे भी पूरा प्लेन एरिया क्या हो गया, जन्म हो गया। यानी कि जो पहले से कटिंग भाग था उस कटिंग वाले भाग से क्या हुआ, नए प्लेन एरिया का निर्माण हो गया। तो इस प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। तो 4 पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट नेक्स्ट 2 पॉइंट बचा है, इसको समझिए। देखिए ये है खंडन। अब देखिए ये खंडन जो है इसको ध्यान से समझिए। ये खंडन भी जो है ये बिल्कुल विखंडन की तरह ही है। एक सेकंड बचा लो। देखिए अगर इस खंडन में आप गौर से देखिएगा तो इसका नाम है स्पाइरोगायरा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में होता है खंडन। खंडन बिल्कुल अमीबा के जैसा ही खंडन था। देखिए कि ये 2 भागों में 3 भागों में क्या हो गया, बट गया और फिर ये क्या होगा, अपना एक नया जीव बन गया। यानी कि स्वयं ये जो जीव था यही खंडित होकर 3 संतति का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या कि जब अमीबा में भी खंडन हो रहा है, स्पाइरोगायरा में भी खंडन हो रहा है, सेम उसी तरह है कि नहीं, अमीबा भी खुद कट करके 2 भागों में क्या होती थी, विभक्त हो जाती थी। उसी प्रकार से ये स्पाइरोगायरा भी है। स्पाइरोगायरा भी क्या है, 3 भागों में कट के विभक्त होकर नई संतति का क्या कर रही है, तो नई संतति का निर्माण कर रही है। अब ये जो निर्माण हो रहा है इसको हम लोग अलग से क्यों पढ़ते हैं, खंडन क्यों पढ़ते हैं, विखंडन में ही इसे क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो इसका एकमात्र ये कारण है कि जो अमीबा था वो केवल कैसा जीव था, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव था। अमीबा कैसा जीव था, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव था। लेकिन ये जो स्पाइरोगायरा है ये अमीबा की तुलना में बहुकोशिकीय जीव है। देखिए ये अमीबा की तुलना में बहुकोशिकीय जीव है। यानी इनका जो शरीर है वो अभी
बहुकोशिकीय बनना शुरू ही हुआ है। इसके शरीर में अभी पूर्ण रूप से संरचनाएं विकसित नहीं हुई है, लेकिन अब ये धीरे धीरे एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय की ओर आ रहा है। तो वहीं अमीबा में जो प्रक्रिया हो रही थी वो कैसी हो रही थी? तो अमीबा में जो प्रक्रिया हो रही थी वो किस प्रकार की हो रही थी? तो वो द्विखंडन की प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वो एक कोशिकीय जीव था। लेकिन जो स्पाइरोगायरा है, ये स्पाइरोगायरा क्या है? तो ये स्पाइरोगायरा बिल्कुल बहुकोशिकीय बनता, स्टार्टिंग बहुकोशिकीय ये अभी बन रहा है, इसीलिए इसको एक अलग से पढ़ना है खंडन में। बाकी बात ये उसी की तरह है कि यानी जो जीव था, जनक कोशिका था, वो विखंडित तो होकर संतति कोशिका का क्या कर रही है? संतति कोशिका का निर्माण कर रही है। चलिए, तो नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। बहुत ही प्यारा है, सबसे अच्छा टॉपिक हमको यही लगता है इसमें। देखिए, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, समझिए कायिक प्रवर्धन क्या है। तो अगर हम इस कायिक प्रवर्धन को ध्यान से देखेंगे, तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि पौधे का किसी भी भाग, यानी कि जड़, पौधे की तना, पौधे की पत्तियों, जड़, तना, पत्ती से जब नया पौधा उगता है, तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। जैसे कि आप लोग आलू को देखे होंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए, आप लोगों ने आलू को अपने घर में जरूर देखा होगा। ये है हमारा प्यारा सा आलू। ये जो आलू है, आप इस आलू में कभी-कभी अपने घर में देखे होंगे छोटा-छोटा छेद रहता है। इस छेद को आई बोला जाता है। इस छेद को क्या बोला जाता है? इस छेद को आई बोला जाता है, आँख बोला जाता है। अब देखिए, ये आलू जो है, ये पौधे का कौन-सा भाग है? तो आप कहिएगा कि आलू पौधे का जड़ वाला भाग है। तो ये जो जड़ वाला भाग है आलू, चलिए देखिए यहाँ, देखिए आलू का जो ये जड़ वाला भाग है, ये जड़ वाले भाग से क्या होता है, आलू का जहाँ पे आँख रहता है, वहाँ पे अपने आप उसको जैसे नमी की मिलती है, वो अपने आप क्या करता है, एक पौधे का रूप ले लेता है। आप अगर देखिएगा तो, उससे छोटा-सा पौधा निकला है। आप लोग प्याज़ में भी ऐसा देखे होंगे। प्याज़ क्या है? पौधे का एक तने वाला भाग है। तो उस प्याज़ से क्या होता है कि उस प्याज़ से भी कभी क्या आप देखिए कुछ दिनों बाद प्याज़ से पेड़ निकल जाता है। तो ये सब जो निकलता है ना, इसी को कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। आइए समझ में? यानी कायिक प्रवर्धन भी क्या है? एक संतति उपजाने का एक की है क्या है? एक संतति उपजाने की भी एक प्रक्रिया है। जैसे कि आलू हो गया, पौधे में ये कायिक प्रवर्धन को अपनाई जाती है। क्या हो गया? किसी भी पौधे में, कोई भी पौधा है, उसका जड़, तना, पत्ती से जब नए पौधे निकल जाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन कहलाती है। देखिए, इसी प्रकार का एक है। देखिए, देखिए, और ये है हमारा ब्रायोफिल्म, प्यारा-सा ब्रायोफिल्म है। देखिए, देखिए, ये है ब्रायोफिल्म का पत्ता। आप लोगों ने अक्सर इसे अपने आस-पास देखा होगा। तो ये ब्रायोफिल्म जो है, ये ब्रायोफिल्म का भी पत्ता क्या होता है, कभी भी इसको अगर कोई भी वातावरण मिल जाता है, तो ये क्या करता है, अपनी पत्तियाँ उसमें पुनः उगाने लगता है। आप लोग ये देखे होंगे। इस प्रकार से ब्रायोफिल्म क्या करता है, अपनी पत्तियाँ, नई पत्तियाँ को वहाँ पर क्या करने लगता है, तो नई पत्तियों को वो उपजाने लगता है। ठीक है? तो नई पत्तियों से ये क्या करता है, नए पौधे, पत्तियों से ही जब नए पौधे का निर्माण हो रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कर, चलिए बच्चा लोग, बीच में तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हम फिर से समझा देते हैं इसको। देखिए, तो ये जो ब्रायोफिल्म की पत्ती है, एक सेकंड बच्चा लोग,
देखिए ये जो ब्रायोफिल्म की पत्ती है, ये ब्रायोफिल्म की पत्ती क्या करती है, इस पत्ती को अगर आप पेड़ से अलग करके भी कहीं रख दीजिएगा या सिंपली आप ऐसा घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ब्रायोफिल्म की एक पत्ती लीजिएगा, हमारे यहाँ इसे पत्थर चट्टा भी बोला जाता है, पत्थर चट्टा। तो ये जो पत्थर चट्टा की पत्ती है या ब्रायोफिल्म की पत्ती, इसको आप सिंपली पेड़ से तोड़िएगा और उसको कुछ दिनों के लिए मिट्टी में रख दिया, मिट्टी में ऐसे बस छोड़ दिया कि ताकि वो नमी वाली मिट्टी में जिसमें हल्का पानी हो, वैसी मिट्टी में इसको क्या करें छोड़ दिया। आपको देखने को कुछ दिनों में इसमें छोटी-छोटी पत्तियाँ निकलने लगती है और फिर कुछ दिनों बाद ये पत्तियाँ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इससे हम क्या देखें कि पौधे की पत्ती वाले भाग से ही नए पौधे का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो वहीं अगर हम आलू में देखेंगे, देखिए यहाँ पर वही अगर हम आलू में देखेंगे तो आलू में भी क्या हुआ, जड़ वाले भाग से नए पौधे का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आलू को जब रोपा जाता है, आलू की जब खेती की जाती है, तो संपूर्ण आलू को ही जमीन में रोप दिया जाता है और इसके बाद क्या होता है, आलू उससे उपज जाता है। तो आलू जो उपज रहा है, तो ये कैसे उपजा, जड़ वाले भाग से। ये जो पत्तियों से पेड़ निकल रहा है, ये कैसे वाले भाग से निकल रहा है, तो पत्ती वाले भाग से निकल रहा है। तो जड़, तना, पत्ती, इन सभी से अगर नया पौधा निकल रहा है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अलैंगिक जनन की जो 6 विधियां हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत किसी को? देखिए यहाँ पर एक बार अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अलैंगिक जनन की 6 विधियां कंप्लीट कर ली। अच्छा आप लोग एक बात गौर कीजिएगा इन सभी में, देखिए यहाँ पर अगर हम अमीबा का ही बात करें तो इस अमीबा में मानवीय हस्तक्षेप की कोई भूमिका नहीं है। क्या अमीबा जो द्विखंडित हुआ इसमें मानवीय हस्तक्षेप कुछ है? तो आप बोलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं है। और पुनः उसी प्रकार से हाइड्रा और ईस्ट में भी इसमें मानव का कोई उद्देश्य नहीं है, हाइड्रा और ईस्ट स्वयं ही प्रजनन करते हैं। उसी प्रकार से बीजाणु निर्माण में भी होगा, ये भी स्वयं ही प्रजनन करते हैं। पुनर्जनन में भी उसी प्रकार से है, जनन खंडन में भी उसी प्रकार से है। आलू हो गया, ब्रायोफिल्म हो गया, ये सभी भी क्या करते हैं, तो ये सभी भी स्वयं प्रजनन की क्रिया करते हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की कोई भूमिका नहीं है। मानव हस्तक्षेप करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, ये अपने प्रजनन की क्रिया करते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे आलू हो गया, प्याज हो गया, घर में बहुत दिनों रखे रखे क्या होता है, अगर बोरा में रखे तो वो धीरे 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 अगर डलिया में रखा हुआ है, क्या होता है, धीरे धीरे उसमें पेड़ उगना चालू हो जाता है। तो उसमें हम लोगों की कोई भूमिका है? आप बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी भूमिका नहीं है। तो ये सभी जो है इस ये मानव के हस्तक्षेप से बाहर है, ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से होता है। लेकिन कुछ विधियां अलैंगिक जनन की ऐसी भी है जिसमें मानव क्या करते हैं, तो मानव हस्तक्षेप करते हैं। तो आइए अब उन विधियों को पढ़ते हैं जिसमें मानवीय हस्तक्षेप होता है। देखिए पहला विधि है कर्तन लगाना। पहला विधि है कर्तन, कर्तन लगाना। देखिए जिसको इंग्लिश में बोलता है कटिंग, कर्तन लगाना जिसको बोलते हैं कटिंग। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये किसका पौधा है, तो आप लोग बोलिए कि ये गुलाब का पौधा है। बिल्कुल सही, ये गुलाब का ही पौधा है। तो गुलाब के जो पौधे होते हैं इसका कटिंग लगाना यानी कि इसकी डाल को काट के किसी अन्य जगह पे रोपना। देखिए अगर हम इसकी डाल को किसी चीज से काट के उसको पुनः किसी में रोप देते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये गमला लिए हम और उस गमले में उस डाल की छोटी छोटी टुकड़े करके इसमें क्या कर दिए, रोप दिए, तो हमको देखने को मिलेगा कि कुछ दिनों में ये जो डाल है ये अब पौधे का रूप लेगा। अगर आप इसको फिगर में देखिएगा तो देखिए ये इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकलना अब क्या हो गई है, तो चालू हो गई है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये हम लोग कटिंग किए, पौधे को लिए, उस पौधे से एक कटिंग निकाले और उस कटिंग को क्या किए, किसी भी गमले में क्या कर दिए, लगा दिए। तो गमले में जब लगा दिए हम लोग तो अब ये क्या हो गया, तो अब गमले में लगाने के बाद इससे नया पौधा उत्पन्न हो गया। अब बताइए इसमें मानवीय हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बोलेगा कि बिल्कुल मानवीय हस्तक्षेप हुआ, क्योंकि अगर मानव उसकी डाल को नहीं काटता तो उसका डाल कटता नहीं। क्या ये प्राकृतिक रूप से हुआ, तो आप बोलेगा नहीं, ये प्राकृतिक रूप से बिल्कुल नहीं हुआ। ये किस तरीके से हुआ, तो ये मानव निर्मित तरीके से हुआ। ठीक है बच्चे लोग, तो इसका मतलब ये पहला पॉइंट था जिसमें मानवीय हस्तक्षेप से इसको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी बोला जाता है। चलिए बच्चों, इसको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहला कर्तन लगाना बहुत ही आसान था। किसी भी पौधे की डाल को काट लिया जाता है और उसे काट करके क्या किया जाता है,
उसे काट के फिर किसी दूसरे में लगा दिया जाता है, तो उससे हम लोगों को देखने को मिलता है कि नया पौधा उत्पन्न हो गया। तो ये कहलाता है कर्तन लगाना। नेक्स्ट दूसरा है दाब लगाना। दाब लगाना क्या होता है? हम लोगों ने गेंदे के फूल में इसे बहुत अच्छे से देखा। दाब लगाने का तात्पर्य होता है कि पौधे के किसी भी डाल को क्या किया जाता है, पौधे के किसी भी डाल को मिट्टी में उसको हल्का सा दबा दिया जाता है, जिसके कारण देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद वो जो दबाया हुआ डाल था उससे जड़ें निकलनी प्रारंभ हो जाती है। उस भाग से क्या निकलने प्रारंभ हो जाती है? जड़ें निकलने प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखिए कि एक यहाँ पर ये पहले से पेड़ है और यहाँ पर एक क्या बना, एक यहाँ पे पुनः एक नया पेड़ बना। तो दाब लगाने से क्या हुआ बच्चा लोग? तो जब हम लोग दाब लगाएं तो दाब लगाने से भी यहाँ पे नया पौधा उग गया। तो ये हम लोगों का दूसरा पॉइंट था कि पहला क्या था? कर्तन लगाना। कर्तन लगाना हम लोग किसको बोले? तो कर्तन लगाना बोले किसी भी पौधे की डाल को लिया जाता है, उसको कटिंग कर लिया जाता है और कटिंग करने के बाद उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है? विभिन्न जगहों पर रोप दिया जाता है। जैसे कि हम गमले में रोपे हैं, किसी अन्य चीजों में भी इसे क्या कर दिया जाता है? रोप दिया जाता है। और रोपने के पश्चात इससे नए पौधे क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़े क्या, इसका दाब लगाना, कर्तन लगाना, और दूसरा है दाब लगाना। दाब लगाना पौधे की डाली को क्या कर दिया जाता है? मिट्टी में दाब लगा दिया जाता है, जिससे पुनः नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है कलम बांधना। आप लोगों ने इसे सुना भी होगा, कलम बांधना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कलम बांधना, कलम बांधना, कलम बांधना क्या प्रक्रिया है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए तो कलम बांधने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? एक पौधे का जड़ वाला भाग और दूसरे पौधे के तने वाले भाग को लिया जाता है। एज इट इज, मान लीजिए एज एग्जाम्पल कि ये आम का जड़ है और लीची का क्या है? तना है। तो दो पौधे का हम लोग क्या ले लिए? जड़ और तना, दोनों चीज को ले लिए। इसके बाद क्या किया जाता है? इस दोनों को इस कटिंग शेप में, आप देख रहे हो किस तरीके से कट किया गया है इसको, इस प्रकार से इसको कट करके इसके किसी कपड़े से इसको बांध दिया जाता है। देखते होंगे आप, सफेद कपड़े से। देखिए सफेद कपड़े से इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। और इसमें समय समय पर हल्का सा पानी का छिड़काव होते रहना चाहिए और हर पन्नी से इसको क्या कर देना चाहिए? दबा देना चाहिए। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या हुआ? कुछ समय के पश्चात इसमें थोड़ा खाद वगैरह भी डाल देना चाहिए ताकि अच्छे से वृद्धि विकास करे। तो कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिलेगा, तो कुछ दिनों बाद चलो हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो पौधा है ना, ये एक संपूर्ण पौधा बन गया है। जबकि हम इसमें दो पौधे का भाग लिए थे, एक का जड़ वाला भाग और दूसरे का कौन सा भाग? तो तने वाला भाग। लेकिन कुछ समय में क्या होगा? ये दोनों मिल करके एक नया पौधा बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन आप लोगों के मन में आया होगा, यहाँ पर जब हम लोग आम का भी पौधा लिए हैं, लीची का भी पौधा लिए हैं, तो फल किसका होगा? तो याद रखिएगा, फल हमेशा उस पेड़ का होगा जिसका हम लोग तना लिए हैं। ठीक है, जिस पौधे का हम लोग तने वाला भाग लिए हैं, उस तने वाले भाग के पौधे का क्या होगा? तो उस तने वाले भाग के पौधे से नया पौधा उत्पन्न होगा। चलिए, तो ये तो था हमारा कलम बांधना। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, हम लोग दो चीज लिए हैं, एक कलम लिए हैं, ऊपर में दो पेड़ लिए हैं। तो ऊपर वाले पेड़ को बोला जाता है कलम और नीचे वाले पेड़ को बोला जाता है स्कंद। यानी कि जिस पेड़ का हम लोग जड़ वाला भाग लिए हैं उसे स्कंद बोला जाता है और जिसका तना वाला भाग लिए उसको हम लोग कलम बोलते हैं। तो कृत्रिम प्रवर्धन की भी तीन विधियां थी, तीनों विधि को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। पहली विधि थी कर्तन लगाना, जिसमें से पौधे के किसी भाग को कटिंग कर लिया गया और कटिंग करने के बाद उसको रोप दिया गया। दूसरी विधि थी दाब लगाना, इसको रोप दिए और उससे नया पौधा उत्पन्न हो गया। और तीसरी विधि है हमारा कलम बांधना। कलम बांधना में क्या हुआ? स्कंध वाला भाग लिए जो नीचे वाला भाग था और ऊपरी भाग को बोले कलम, दोनों को रोप दिए। रोपने के पश्चात क्या हुआ? इससे एक नया पौधा उत्पन्न हो गया। ऐसा तब किया जाता है जब मान के चलिए ये एक ऐसा पौधा है जो बहुत फलदार पौधा है, इसमें बहुत अच्छे फल आते हैं, लेकिन इसका जड़ ही मजबूत नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा? तब कलम बांधने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसे वैसे जड़ के साथ बांध दिया जाता है जिसका क्या हो? जड़ बहुत मजबूत है। तो अब देखिए जड़ भी मजबूत हो गया,
और साथ ही साथ क्या हो गया, तना भी बहुत अच्छा फलदार देने वाला पौधा। तो अब इसको क्या हो गया, जैसे कि सेब हो गया, खुबानी हो गया, खुबानी एक प्रकार का फल है। तो इन सभी के पौधे में क्या किया जाता है, कलम बांधा जाता है। तो देखिए आप, हम लोग 6 प्रोसेस पढ़े, 6 प्रक्रिया पढ़े अलैंगिक जनन की विधि का, और 3 प्रक्रिया हम लोग पढ़े हैं कि कृत्रिम अलैंगिक, कृत्रिम प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है। एक लास्ट प्रक्रिया और है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इसका फिगर नहीं है बच्चा लोग, अभी ला देते हैं हम फिगर, एक सेकेंड। देखिए, चलिए, देखिए इस प्रक्रिया का नाम है टिश्यू कल्चर। क्या नाम है इस प्रक्रिया का, तो इस प्रक्रिया का नाम है टिश्यू कल्चर। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो इस टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया में हिंदी में बोला जाता है उत्तक संवर्धन। तो इस उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, पौधे के पत्ती भाग या पौधे के वैसे भागों को लिया जाता है जो बढ़ रहा हो, जो अभी क्या हो रहा है, अग्रसित, जो पौधे के ऊपरी भाग होते हैं उसे लिया जाता है, जिसमें अभी वृद्धि की क्षमता होती है, उसकी कोशिका को लिया जाता है, और उस कोशिका को एक जेल में डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है, एक जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद जो मिश्रण प्राप्त होता है, इसको कैलस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कैलस बोला जाता है। तो हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं कि पौधे में किसी भी चीज का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। तो हार्मोन पादप में भी वृद्धि हार्मोन होते हैं, तो इस कैलस में डाल दिया गया वृद्धि हार्मोन। अच्छे समझिए, पहला प्रोसेस क्या हुआ कि हम लोग लिए एक जार, उस जार में कुछ जेल डालें, और उस जेल के साथ हम लोग डाल देते हैं पादप हार्मोन। उस जेल में हम लोग क्या डाल दिए, जेल में हम लोग पादप हार्मोन डाल दिए, और उस पादप हार्मोन में हम जो यहाँ से निकाले थे कोशिका या ऊतक, उसको इसमें डाल दिए। पादप हार्मोन क्या करेगा, इसमें वृद्धि और विकास करेगा। सबसे पहले इसमें जड़ को उगने वाला हार्मोन डाला जाता है। तो सबसे पहले इसमें जड़ को उगने वाला हार्मोन डाल दिए। जब जैसे ही जड़ का विकास हो जाता है, तब इसमें हम लोग तने को वृद्धि वाला हार्मोन डालते हैं। तो क्या किया गया, पहले एक एक बॉक्स लिया गया, उस बॉक्स में जेल डाला गया, पादप वृद्धि हार्मोन, पहले जड़ की वृद्धि वाला हार्मोन, उसके पश्चात क्या डाला गया, तो उसके पश्चात तने की वृद्धि वाला हार्मोन डाला गया। हार्मोन डालने के पश्चात क्या हुआ, इसमें पहले जड़ निकला, जड़ निकलने के बाद इसमें क्या डाला गया, तो इसमें डाला गया उसके बाद पौधे की पत्तियों को निकलने वाला, तने को तो उसके बाद छोटे 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 हमें क्या प्राप्त हुए, छोटे छोटे पौधे प्राप्त हुए। अब ये पौधा क्या हुआ, अब इस पौधे को क्या किया जाता है, निकाल के बहुत जगह उगा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है उत्तक संवर्धन, यानी उत्तक को संवर्धित करके क्या किया जाता है, पुनः पौधे को उगाया जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या उपयोग किए, तो इसमें सबसे पहले हम जल का प्रयोग किए। उस जल में हम किसको डाले, तो उत्तक को डाले, कहलाया कैलस। उसके बाद इसमें हम पादप वृद्धि हार्मोन डालें। सबसे पहले कौन सा हार्मोन डालें, तो सबसे पहले डालें जड़ को, जड़ की वृद्धि वाला हार्मोन। जड़ की वृद्धि वाले हार्मोन के पश्चात हम डालें तने की वृद्धि वाला हार्मोन, और तने की वृद्धि वाले हार्मोन के बाद ये छोटे छोटे पौधा निकला। और इस छोटे पौधे को अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी रोप सकते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे टिश्यू प्लांट का, टिश्यू प्लांट। हमारे क्षेत्र में केले की बहुत ज्यादा खेती होती है। तो आप लोग बच्चे अगर केले की खेती के बारे में सुने होंगे, तो वहां पर टिश्यू प्लांट लगाया जाता है। वो टिश्यू प्लांट क्या होता है, यही उत्तक को बोला जाता है इंग्लिश में टिश्यू, और पौधे को प्लांट। इसी विधि से जो उपजाया गया पौधा होता है ना, उस वो टिश्यू प्लांट कहलाता है, और ये प्रोसेस टिश्यू कल्चर कहलाता है। देखिए इसे किस प्रकार से उगाया जाता है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो एक है, ये एक छोटा कांच का बीकर है, दिख रहा है।
इस बीकर में इस पौधे को क्या किया गया है, उगाया गया है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन की। इस विधि से क्या होता है, एक ही समय में बहुत सारे पौधे को उपजाया जा सकता है। अभी जितनी भी विधि थी पौधे को उपजाने की उसमें बहुत कम पौधा उगता था, लेकिन उत्तक संवर्धन विधि द्वारा क्या हुआ, एक ही समय में बहुत सारे पौधे उपज गए। ठीक है बच्चों लोग, तो आज हम लोग अलैंगिक जनन की विधि पढ़े। अलैंगिक जनन की विधि में से देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए किससे, तो स्टार्ट हम लोग द्विखंडन से किए थे। तो ये द्विखंडन पढ़े, द्विखंडन के बाद फिर बहुविखंडन पढ़े, बहुविखंडन के बाद मुकुलन पढ़े जो हाइड्रा में हो रहा था और ईस्ट में हो रहा था। इसके पश्चात हम लोग बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया पढ़े, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया के बाद पुनर्जनन, इसके पश्चात जनन या खंडन, पुनः हम लोग कायिक प्रवर्धन पढ़े, फिर हम लोग पढ़े कर्तन लगाना, कर्तन लगाने के बाद हम लोगों का था दाब लगाना, उसके पश्चात कलम बांधना, और हमारा लास्ट टॉपिक था टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।